Hey everyone, welcome to तथास्तु ICS. I hope you all are doing good. पिछले 6 महीनों से जो एक चीज़ सभी के ज़बान पे है, सभी के लैपटॉप्स और फ़ोन में है, वो है चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी के आने की वजह से जो एक आइडिया पिछले कई सालों से थोड़ा फारफेच लग रहा था, अब वो एक रियलिटी बनती जा रही है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज इस क्लास में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि किस तरीके से वो कुछ एथिकल कंसर्न्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, पर हर बार की तरह हर कहानी के कुछ किरदार होते हैं। तो एक छोटी सी कहानी से हम बात शुरू करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा आइडिया है, कहा जाता है कि सबसे पहली बार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया ग्रीक माइथोलॉजी में दिया गया था। तो एक छोटी सी कहानी ये है कि दो कैरेक्टर्स थे, एक थे पिग्मेलियन और दूसरा ग्लाटे। एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एक आइलैंड था, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत स्कल्पचर बनाने वाला इंसान रहता था, पिग्मेलियन। और जब वो वहाँ पे काम कर रहा था तो वहाँ से उसने एक औरत को जाते हुए देखा, एक विमेन को जाते हुए देखा, और उसके हिसाब से शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ कमियां थी, जो पिग्मेलियन के हिसाब से अगर वो कमियां ठीक कर दी जाएं तो शी कुड बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। ठीक। तो इसके बाद उन्होंने अपनी छैनी हथौड़ी ली, वो मूर्तियां बनाते ही थे, एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग अ स्कल्पचर। और उसके बाद इवेंचुअली जब उन्होंने बना के तैयार किया तो ये कहा जाता है कि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि सच में ऐसा लगने लगा कि वो कोई जीता जाता इंसान है। धीरे धीरे उनकी फीलिंग उस कल्चर की तरफ डेवलप होने लगी, और एक टाइम के बाद वो उस कल्चर को ग्रीक गॉड के पास लेके गया और वहां उन्होंने बोला कि इसमें लाइफ डाल दी जाए और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, और इवेंचुअली ये हुआ। और उस कल्चर को बाद में जाने लगा ग्लाटे के नाम से। ठीक। और यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया ब्रॉडली। इसलिए इसे कहा जाता है कि शायद पहला जो इनडायरेक्ट रेफरेंस है वो यहाँ पे दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बॉडीज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल लाइफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू ह्यूमन क्राफ्ट्समैनशिप एंड डिजायर। ठीक। ह्यूमन डिजायर के हिसाब से, ह्यूमन की कला के हिसाब से एक ऐसी आर्टिफिशियल चीज जिसमें कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाए, ऐसी जान डाल दी जाए कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगे। ठीक। और यही पूरा कॉन्सेप्ट है। पर आज के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जब लगातार ये बातें पिछले कई महीनों से, लगभग एक साल से ये हो रही थी, माइकल बेरी को आजकल सब जानते हैं, जब वो ये चेतावनी दे रहे थे लोगों को कि द मदर ऑफ ऑल क्रैशेस इज कमिंग, कि दुनिया भर की मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा खतरा है और यूएस में रिसेशन आने वाला है। लगातार ये बात हो रही है कैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो बार बार अपनी डेट सीलिंग को तोड़ रहा है, उसके ऊपर कर्ज हर बार लदता ही जा रहा है। तो उसी के बीच में यूएस स्टॉक मार्केट्स और यूएस की टेक कंपनियां जो बिग ब्रांड्स हैं, जो पूरी दुनिया को एक तरीके से अब सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ही करने लगे हैं, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो ट्विटर और टेस्ला हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, उनके पास इतने रिसोर्सेज, इतने पावर्स हैं। इसीलिए अश्नीर ग्रोवर ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा भी कि आज के अलेक्जेंडर इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये चाहें तो कुछ भी गवर्नमेंट्स को हिला सकते हैं या अपनी चीज़ें मनवा सकते हैं। खैर, तो थोड़ा सा सॉरी टू, मैं थोड़ा मतलब सॉरी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब बात ये है कि एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे यूएस इकोनॉमी, यूएस टेक जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बूम की है पिछले कुछ टाइम पर। और इसीलिए एनवीडिया जैसी कंपनीज पिछले कुछ महीनों में 100-150 इस तरीके से बढ़ गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी 100-150%। ठीक। तो ये एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो आजकल अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मिलिट्री के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ हो, हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली इट रिफर्स टू अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज केपेबल ऑफ सेंसिंग द एनवायरमेंट, कि अपने वो आसपास के एनवायरमेंट को समझे, उस एनवायरमेंट को समझने के बाद उसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद उससे सीखे, उसका एक पैटर्न बनाए, उसे समझे कि पहले क्या चीज हुआ, उसके बाद क्या होता है, उसके आगे क्या होगा, एंड देन कोई भी एक्शन अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ले। ठीक। तो अपनी चीजों को आसपास समझ के, उसके पैटर्न को समझ के, उसका पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर के को प्रिडिक्ट करते हुए एक्शन लेने का काम है इसका। और आजकल के कॉमन एग्जांपल्स में कुछ डिजिटल असिस्टेंट्स, चैटबॉट जैसा आपका चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, मशीन लर्निंग्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कॉमन एग्जांपल्स हैं एआई की।
तो इन शॉर्ट अगर एक डेफिनेशन की बात की जाए तो इट डिफाइंस द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैरी आउट एक्शंस दैट इन द पास्ट रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। मशीन्स वो काम कर सकती हैं जो पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू किया जाता था। और यहीं पे एथिकल कंसर्न्स की बार बार बात उठती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे, उसे रिप्लेस कर रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में वो उसे सरपास भी कर सकता है? और ऐसा मानना है बहुत बड़े बड़े लोगों का, जैसे इलॉन मस्क और ये स्टीव वॉजनिक। इन लोगों ने एक ओपन लेटर लिखा है कि किस तरीके से चैट जीपीटी 4 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगले 6 महीने तक डेवलप नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये जो ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया, उसके इनिशियल इन्वेस्टर्स में इलॉन मस्क ही थे, लेकिन अब इनके हिसाब से जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, इट कैन पोज प्रोफाउंड रिस्क टू सोसाइटी एंड ऑल्सो टू द ह्यूमैनिटी। ठीक, इवन जो सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ हैं जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, उनके हिसाब से भी वो भी कहते हैं कि सिर्फ ग्रीन ग्रीन पैस्चर्स नहीं देखने चाहिए, एआई आने के बाद बहुत सी जॉब्स जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ों में चर्निंग होगी। इसीलिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि ह्यूमैनिटी और सोसाइटी पे रिस्क है। ये इटली इस बात को मानते हुए उसने चैट जीपीटी को बैन कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी, ओवर द प्राइवेसी कंसर्न्स। हालांकि इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से पूछा गया कि क्या इंडिया की कोई ऐसी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अभी आ रही है एआई के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि वी आर अवेयर ऑफ द कंसर्न्स, पर अभी फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है। हालांकि 2018 से ही नीति आयोग ने इंडिया फॉर ऑल और एआई फॉर ऑल और ऐसी चीज़ों पे रिकमेंडेशंस अपने दिए हैं, पर फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट किसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी के साथ नहीं आ रही है। पर हाँ, इंडियन गवर्नमेंट भी ये बात मानती है कि एआई के कुछ कंसर्न्स हैं और उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि वो कंसर्न्स एक्चुअली में वो कंसर्न्स हैं क्या। ठीक, तो एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे बड़ा कंसर्न तो यही बोला जा रहा है बार बार कि अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा दुनिया भर में, बहुत सी कंट्रीज़ में, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, और एआई आने के बाद ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑटोमेशन एंड एआई could lead to the replacement of low wage workers in various industries। खासकर की जो डेस्क पोजीशंस हैं जैसे कि अकाउंटेंट्स, ट्रेडर्स, मिडिल मैनेजर्स, इनकी जॉब्स पे सबसे ज़्यादा खतरा है। ठीक, हालांकि अब अभी कुछ दिन पहले तक बार बार ये बोला जाता था कि अब डिग्रीज का उतना फ़ायदा नहीं है, अब स्किल्स को एक्वायर करना चाहिए। एक एडिटर बन जाने से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 35-40 हज़ार की नौकरी जल्दी मिल जाए 4 महीने के कोर्स से और 10-12 महीने 15 महीने के एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन अब ऐसे ऐसे टूल्स आ रहे हैं, जैसे ये चैट जीपीटी टेक्स्ट के लिए हो गया, या टोम एआई पीपीटीज के लिए हो गया, या इस तरीके के बहुत सारे टूल्स जो आ रहे हैं। तो इवेंचुअली ये जो स्किल बेस्ड जॉब की बार बार बात की जाई थी, वो स्किल्स तो मशीन लेके आ रही है, तो इवेंचुअली उनके जो डेस्क जॉब हैं, जो अकाउंटेंट्स हो गए, जो मैनेजरियल पोजीशंस हैं, उन पे खतरा हो सकता है। सेकेंड इज टेक एडिक्शन। अब ये कहा जा रहा था कि एक एक चैट बॉट ऐसा ही चैट जीपी की तरह और है, शायद वो चाइनीज चैट बॉट है, उससे ये पूछा गया, उससे कुछ सवाल पूछा गया और ये इवेंचुअली उसने ऐसे जवाब दिए कि इट लेट द ह्यूमन कि वो सुसाइड कमिट कर ले। और लगातार ऐसा ऐसी बातें करने से, टेक एडिक्शन से, कोई इसे अपने पार्टनर्स के थ्रू रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई इसे अपने टीचर के थ्रू रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई ये चाह रहा है कि लगातार जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है शायद वो सब ये यहीं इसी से सॉल्व हो जाए। इवेंचुअली वो एक तरीके का एडिक्शन बन सकता है लोगों के लिए। तो एआई प्रोफिशिएंसी इज कैप्चरिंग ह्यूमंस अटेंशन एंड इनिशिएटिंग एक्टिविटीज रेजेस कंसर्न्स अबाउट द टेक्नोलॉजीज एडिक्शन। if not handled properly, this dependency on AI could have been harmful consequences। ये वो जो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि पहले गांव में हम सब सुनते हैं अपने माता पिता से, मम्मी पापा से, कि पहले हमारे टाइम पे जो हमारे गांव में जिस तरीके से लोग मिल के खाते थे और एक कल्चर ऐसा था जो जहाँ पे लोग घुला मिला करते थे। इवेंचुअली आजकल फ्लैट कल्चर या अर्बनाइज्ड कल्चर में इतना ना लोगों के पास टाइम है, ना वैसा डिज़ाइन अब रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आने के बाद शायद उसमें वो जो खाई है लोगों के बीच में, या जो डिफरेंसेस हैं, या जो लोग आसपास एक साथ आने में एक रुकावट पैदा होती है, वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी इस टेक एडिक्शन के चक्कर में।
Next is mass surveillance. The use of mass surveillance facilitated by technologies like facial recognition is facing increasing criticism. Human rights may be jeopardized as AI tools become primary weapons for mass monitoring and compromising individual freedom. बार बार ये बात की जाए, जैसे चाइना में ये बात की जा रही है कि डिजिटल आईडीज बनाई जा रही हैं, और वो डिजिटल आईडीज ऐसी होंगी कि किसी ने अगर, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही है कि डिजिटल आईडी और ये सारी चीज़ें बने, कि अगर कोई ऐसा एक्शन, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई ऐसी चीज़ किया, तो इवेंचुअली आपके बैंक अकाउंट से वो इतना लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मास सर्वेलेंस हर वक्त होता रहेगा लोगों के ऊपर, और हर वक्त एक स्क्रूटनी रहेगी कि यहाँ कुछ किया, फटाक वहाँ पे एक एक्शन आया, तो ये बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ है कि लोगों की जो फ्रीडम की बात की जाती है, जो गवर्नमेंट्स के खिलाफ लोग अपनी फ्रीडम, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर एक कंट्रोल, एक नकेल लगाने की कोशिश इसके थ्रू हो सकती है। सेकंड इज, इसके अलावा जो है डिस्क्रिमिनेटिंग रोबोट्स, सोसाइटल बायसेस। अब ये जो चैटबॉट्स, ये जो एआई, जो भी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, इवेंचुअली बनाई तो किसी न किसी ह्यूमन के द्वारा ही जा रही है। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो टॉप पेडेस्टल पे लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोग एकदम एक थिंकिंग से, एक रैशनैलिटी से, एक तरीके से सोचते हैं, और वो तरीका अच्छा ही तरीका है। हालांकि अच्छे बुरे की भी अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन हो सकता है वहाँ बैठा हुआ कोई एक आदमी ऐसे सोचे कि ये एक जो क्लास है, जो वाइट क्लास है, वो ब्लैक क्लास से ज़्यादा सुपीरियर है, या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो ब्राह्मण्स हैं वो किसी और से ज़्यादा सुपीरियर है। तो अगर किसी ने अपना एआई बनाया और उसने ये इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फीड की, जो इवेंचुअली हमने सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे बात की थी कि वो पैटर्न्स और वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा दिया जाए, उसके हिसाब से ही वो काम करेगा, तो ये जो एआई बायस्ड ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एआई बनेगा वो भी बायस तरीके से ही काम करेगा। Next is data privacy concerns. AI raises significant question about the data privacy as our digital footprints are captured and sold without informed consent. इस चीज की तो बार बार बात हो रही है। मार्क जकरबर्ग हर वक्त ट्रॉल होते रहते हैं, चाहे वो कभी अभी उनका नया जो थ्रेड आया था, तो उसमें भी ये है कि इंस्टाग्राम की सारी इन्फॉर्मेशन उठ जाएगी अगर थ्रेड को डिलीट किया गया। तो जब भी उनकी कोई ऐसी बात होती है या उनका कुछ आता है, मार्क जकरबर्ग थोड़े से इस चीज़ के लिए बदनाम हो चुके हैं कि अब वो उसमें कितनी सच्चाई है दूसरी बात है, पर ये एक रियलिटी हो चुकी है कि डेटा की प्राइवेसी के कंसर्न्स है, खासकर एडवर्ड स्नोडन का जो पूरा केस हुआ था उसके बाद। दीज, और ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो केस है जिसकी वजह से इलेक्शंस पूरे मूव किए जा सकते हैं, ये देखा गया। तो ब्रॉडली ये वाले कंसर्न्स जो हैं वो एआई से और ज़्यादा आएंगे। इससे पहले जब अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से एआई सिस्टम में नहीं आया था, तब भी कैम्ब्रिज एनालिटिका, एडवर्ड स्नोडन, ये सब हो रहा था। तो अब जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है, तब क्या हो सकता है। नेक्स्ट कंसर्न, जो सबसे बड़ा कंसर्न है और जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करता है लोगों के बीच में, दैट इज एआई टर्निंग अगेंस्ट ह्यूमंस। व्हाट इफ ये जो रोबोट में दिखाया गया है या जो टर्मिनेटर में दिखाया गया वो सच हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के अगेंस्ट ही काम करने लगे। एक टाइनी पॉसिबिलिटी या एक पॉसिबिलिटी इसकी है भी, बिकॉज मान लो अगर किसी, उसे कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताए गए हैं किसी एआई सिस्टम को, उसे अगर एग्जांपल दिया जाता है कि अगर कोई एआई डेवलप किया गया और उससे ये पूछा गया कि कैंसर को क्योर करने के क्या तरीके हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास हैं, और इवेंचुअली उसे लगे कि इन तरीकों से कैंसर क्लियर नहीं, अभी तक मतलब रिकवर नहीं हो सकता है, या उसे हटाए इरेडिकेट नहीं किया जा सकता है, तो एक तरीका वो है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को ही इरेडिकेट कर दिया जाए। और इससे जो एथिकल डिलेमा, एथिकल कंसर्न रेज होता है, वो मतलब उस पर क्या ही बात की जाए। तो ऐसा हो सकता है कि अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एआई के पास नहीं आए, तो वो कुछ ऐसे रिजल्ट, कुछ ऐसे सोल्यूशन दे जो किसी को भी एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक, और इसीलिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऐसी ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं जो अब टेक्नोलॉजी जब एक बार आ जाती है तब उससे वापस पीछे हट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसी के साथ अडेप्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक, तो यूनेस्को ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। जब भी आपके लिए आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, तो चाहे वो नीति आयोग का एआई फॉर ऑल के कुछ रिकमेंडेशंस हों, मैंने यूनेस्को के इंक्लूड किए हैं, चाहे वो यूनेस्को के हैं, ये आपके मतलब
बुलेट पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने लिए कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा आता है तो ये रिकमेंडेशंस आप लिख सकते हैं। और कोई भी एआई से रिलेटेड या टेक से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ आपको रिकमेंडेशन तो अपनी लिखनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। Adoption by UNESCO in 2021, UNESCO General Conference adopted the recommendation on ethics of artificial intelligence during 41st session, जिसमें उन्होंने सबसे पहली बात की रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी की। अभी तक जो पुराने सिस्टम के साथ दिक्कतें थी वो ये रही हैं कि कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोगों का, या माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग कम है, या फिर वुमेन की जो संख्या है वो कम है। तो इस बार ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसमें रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्सिटी की कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए विमेन और माइनॉरिटी ग्रुप्स इन एआई डिजाइन टीम्स का पार्ट रहें। ये पहला रिकमेंडेशन है, जिससे कि वो जो बात की गई हमने कि अगर कोई इंसान ऐसा कोई एआई बनाता है जिसके अपने बायसेस हैं तो उस बायसेस को तभी हटाया जा सकता है जब रिप्रेजेंटेशन मोर और लेस इक्वल हो। Second is data management and privacy. The recommendation highlights the significance of proper data management, privacy protection and access to information. इवन अगर आप लोगों ने अभी रणबीर अलाहाबादिया का एक शो आया था राजीव चंद्रशेखर जी के साथ, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि इसी सेशन में पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल आ रहा है जो डेटा प्रोटेक्शन को हमारे कंट्री में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, जहां डेटा को बेचने पे कंपनीज के ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन लग रहा है। ठीक, तो ये आज की रियलिटी है और इससे कंट्रीज और लोग अवेयर हैं बहुत ज़्यादा और इसके सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। और एआई के दौरान, एआई पे काम करने के दौरान इन सोल्यूशंस पे ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। Safeguard for sensitive data. Member states are urged to establish appropriate safeguards for processing sensitive data and provide accountability and redress mechanisms. ठीक, इसके अलावा एआई के यूसेज पे, एक्स्ट्रा यूसेज पे भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए टू डिस्करेज द यूज ऑफ एआई सिस्टम फॉर सोशल स्कोरिंग। सोशल स्कोरिंग की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है ना, कि आपने अपने बैंक में को जिस तरीके से मेंटेन कर रखा है, जिस तरीके से आपने अपने लोन को वापस चुकाया है, तो उसके हिसाब से आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता जाता है। ठीक, अब ये फाइनेंशियल मामलों तक ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक ये जो डिजिटल आईडीज हैं या ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा डिस्टोपियन आइडिया है। यहाँ आते आते एक सोशल स्कोरिंग भी होगी, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अब कई बार अपनी कॉन्फ्रेंसेज में कहा है, या चाइना चाहता है कि जिस तरीके से ह्यूमंस बिहेव कर रहे हैं अगर मतलब आने वाले टाइम पे, तो उनको उस हिसाब से रिवॉर्ड या पनिश किया जा सके, और उसे सोशल स्कोरिंग की बात की जाती है। और वो प्राइवेसी पे ही इवेंचुअली हमला हो जाता है कि इवेंचुअली लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। छोटे मोटे मूवमेंट भी अगर कैप्चर होने लगे और उसके ऊपर डिसीजंस होने लगे तो चीज़ें आगे जाके मुश्किल हो सकती हैं। Consideration for children. Attention should be given to psychological and cognitive impacts of AI systems on children. हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे टाइम पे ये और इस टाइम पे ये हो रहा है। आजकल जो भी छोटा बच्चा होता है वो रोना तब बंद कर देता है जब उसको तुरंत हाथ में एक फ़ोन पकड़ा दिया जाए, और वो इतना फैसिनेट होता है कि वो हाथ चुप हो जाता है कि ये क्या नई चीज़ आई है। और अब ये है कि पहले वही जो बात कई टाइम से चली आ रही कि पहले गली मोहल्लों में क्रिकेट खेला जाता था, कांच के शीशे टूटते थे, बहुत कुछ होता था। बात फिर वीडियो गेम्स, वाइस सिटी और इस तरफ गई, और अब तो बहुत ज़्यादा पबजी की तरफ चली गई है और ज़्यादा। और यहाँ से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स और ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे एआर और वीआर के इस्तेमाल से अपने कमरे में ही बंद होकर सब कुछ किया जा सकता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रन हैं, जो नए बच्चे हैं, उनकी साइकोलॉजी पे वो लोगों से कम इंटरेक्ट होंगे तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और उनके उसका कॉग्निटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इसको ध्यान में रख के काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। मेंबर स्टेट्स आर इनकरेज टू इन्वेस्ट in and promote not only digital media and information literacy but also socio emotional and AI ethics skills। ठीक, कि जब AI आ ही रहा है, अब ये जो बात हो गई कि अब ये टेक्नोलॉजी आ ही रही है और आ चुकी है, अब हमारी अभी एक रियलिटी बन गई है, तो कुछ सोशो इमोशनल और कुछ एआई के कुछ स्किल्स होने चाहिए, कोई एआई एथिक्स के स्किल्स होने चाहिए, कुछ सोशो इमोशनल स्किल्स होने चाहिए जिसका पालन पालन या जिसको अपनाने की ज़रूरत है इस नई टेक वर्ल्ड में। ठीक, और ये जो भी इम्प्लीमेंटेशंस किए जाएंगे इन सारी चीज़ों के पीछे लगातार उसका असेसमेंट होता रहा है। यूनेस्को कह रहा है, यूनेस्को इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग टूल्स टू एक्सेस द रेडीनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई एथिक्स रिकमेंडेशन।
जो भी वो एआई एथिक्स की रिकमेंडेशंस दे उन पे लगातार ये देखा जाता रहे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और चेंज जो आ रहा है वो कितना अच्छा आ रहा है। कंक्लूडिंगली, चाहे ये तो खैर उसकी बात है वर्ल्ड की, इंडिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नीति आयोग में जैसे मैंने पहले भी कहा अपना एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव, जहाँ पे एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस की बात की गई है नीति आयोग की तरफ से, उस पर ध्यान देने की बात की है। और वो कैसे हो सकता है, वो अकाउंटेबिलिटी के थ्रू हो सकता है कि जो भी इंजीनियर्स या जो भी डिज़ाइनर्स एआई के टूल्स को बना रहे हैं, चाहे वो कोई किसी भी तरीके का टूल हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो, वो इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर इसने किसी अनवांटेड तरीके से बिहेव करने की कोशिश की या अनवांटेड तरीके से बिहेव किया, तो वो जो इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स हैं उनके ऊपर एक स्क्रूटिनी हो या वो अकाउंटेबल हो। इसके अलावा एआई के लिए कहा जाता है अ होल ऑफ सोसाइटी स्ट्रेटजी है ये, कि जो भी एआई टेक्निक बन रही है पूरी सोसाइटी के लिए बन रही है और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके लिए बन रही है, बट इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल है। इसलिए कहा जा रहा है कि होल ऑफ सोसाइटी के अलावा होल ऑफ ग्लोब की बात की जाए, कि अब वर्ल्ड इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं कि एक जगह कुछ हो रहा है तो दूसरी जगह इम्पैक्ट कर रही हैं। तो एआई जैसे सिस्टम्स जो आ रहे हैं वो पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखते हुए और लोगों की के बीच की डिस्पैरिटीज़ को देखते हुए लेके आया जाए, जिससे कि कोई ऐसा ना हो कि जो पीछे छूटा है वो पीछे छूटता ही रह जाए, और पहले जो मनी के साथ जो लोग आगे बढ़ते थे अब वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने लगे। ठीक। आई होप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ग्रीक स्टोरी, उसके एथिकल कंसर्न्स और यूनेस्को ने उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस दिए जिनसे कैसे निपटा जा सके उसके बारे में कुछ समझ आए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।